हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की अपने इस नए क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन मतलब मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके बुक का है क्वेश्चन नंबर 18। राइट, इसके पहले की क्लास में मैंने आप लोगों को टोटल 7 क्वेश्चन करवा दिए हैं। कितने क्वेश्चन करवा दिए हैं? टोटल 7 क्वेश्चन करवा दिए हैं, जिसमें मैंने बेसिकली कवर किया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इससे पहले टोटल कितने हो गए थे? टोटल 7 क्वेश्चन हो गए थे, जिसमें मैंने कवर किया है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, 8, 10, 11, 13, 14 और 15। राइट, इस तरह से टोटल मैंने 7 क्वेश्चंस करवा दिए थे और सभी क्वेश्चंस में मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी नेसेसरी है और जो भी थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि ट्रिकी हो सकता है बच्चे फंस सकते हैं, मैंने वो सारे पॉइंट आपको एज अ रिटेन नोट्स मैंने बता दिया है। ठीक है, फिलहाल अभी आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। सॉरी, ये आपकी एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 18। अब देखो, हालांकि हम देखा जाए तो इसमें हम लोग कितना क्वेश्चन कर चुके हैं? 7 क्वेश्चन। और किसी भी चैप्टर में अगर हम 7 क्वेश्चन करते हैं मतलब वो चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट। राइट, बट ये मैंने लास्ट क्वेश्चन मैंने बताना क्यों सही समझा, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इस क्वेश्चन में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सभी के सभी क्वेश्चन जुड़े हुए थे निवृत्ति से। किससे जुड़े हुए थे? निवृत्ति से। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन किससे जुड़ा हुआ है? मृत्यु से। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है सर, निवृत्ति और मृत्यु में क्या अंतर है? तो निवृत्ति और मृत्यु में बस थोड़ा सा एक माइनर कैलकुलेशन का चेंज होता है, और वही माइनर कैलकुलेशन का जो चेंज है वही आज हम इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास आपको अगर अच्छी लगती है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये आपका छोटा सा सपोर्ट रहेगा। दो नॉन मैंडेटरी है, आपको 1 रुपए भी नहीं देना है किसी को। राइट, बस आपको क्या करना है, जैसे आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इन पे आप क्या करते हैं? फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं या फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं ना, बस ये वैसा ही है। बस फ्रेंड लिस्ट में ऐड होना है सब्सक्रिप्शन में, बस और कुछ भी नहीं है। क्लियर है? नो फाइनेंस, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अच्छा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, उनको भी बोलना भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लियर है? क्योंकि जितना ये चैनल एक्सपांड होगा मैं उतना आपको अलग अलग चीजें भी प्रोवाइड करता रहूंगा, क्योंकि ये मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा। मुझे पता चलेगा मेरे से इतने बच्चे जुड़े हुए हैं तो मैं और भी चीजें प्रोवाइड करने का कहते हैं ना, अंदर से एक्साइटमेंट होगा मुझे। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें नया क्या सीखना है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ ई वी और एम। क्या लिखा है? ई वी और एम 3-2-1 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले एक पीढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/16 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तल पर निम्नानुसार थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि 3 लोग थे, नाम क्या? ई वी एम। तो चलते हैं हम गणना वाली पेज पे, लिख देते पहले ई वी एम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ई वी एम। ठीक है, और इनका अनुपात कितना है? 3:2:1। और ये कौन सा अनुपात है? पुराना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पुराना प्रमाण। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ 1-10-16 के दिन वी की मृत्यु हुई है। क्या लिखा है? 1-10-16 के दिन वी की मृत्यु हुई है। तो आपको याद रखना है जब भी ये वाले सवाल आएंगे तो इसमें ये तारीख का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये याद रखना है कौन मरा है? वी। सॉरी, किसकी मृत्यु हुई है? वी की मृत्यु हुई है। और उसकी डेट क्या है? 1/10/2016। फिर लिखा है साझेदारी करार पत्र में साझेदारों ने निश्चित किए अनुसार ये आपको समायोजन दिया है। और लास्ट में आपको क्या क्या बोला है वो समझो। लास्ट में बोला है कि आपको बनाना है वी के प्रबंधकर्ता का खाता। क्या बनाना है? वी के प्रबंधकर्ता का खाता। फिर प्रबंधकर्ता के लोन खाता। ध्यान से सुनिए, क्या क्या बनाना है? प्रबंधकर्ता का खाता, प्रबंधकर्ता के लोन का खाता, और अंतिम भुगतान हो तब तक का तैयार। मतलब ये जो लोन का खाता कब तक बनाना है? अंतिम भुगतान हो तब तक। यानी बेसिकली आपको 2 खाते बनाने हैं, एक प्रबंधकर्ता का खाता और एक लोन का खाता। क्लियर है? लेकिन आपको याद होगा जब हमने पिछले क्लासेस पढ़ी थी तो हमने देखा था कि हमें टोटल 4 खाते बनाने पड़ते थे, जिसमें आपका पहला आता था पुनः मूल्यांकन खाता, दूसरा पूंजी खाता, तीसरा रोकड़ खाता और चौथा आर्थिक चिट्ठा। अब इसमें आर्थिक चिट्ठा क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि जो व्यक्ति है वो छोड़कर जा रहा है और व्यवसाय के बीच में जा रहा है, और कभी भी हम व्यवसाय के बीच में आर्थिक चिट्ठा नहीं बनाते। हम आर्थिक चिट्ठा कब बनाते हैं? जब हमारा वर्ष खत्म होता है। और हमारा वर्ष बेसिकली खत्म कब होता है? हमारा वर्ष बेसिकली खत्म होता है 31/3 को। और अगर ध्यान दोगे तो इसकी मृत्यु कब हुई है? इसकी मृत्यु हुई है 1/10/16 को, यानी बीच में ही हो गई है। तो हम बीच में आर्थिक चिट्ठा बनाने नहीं बैठेंगे। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। अब दूसरी चीज, रोकड़ खाता। तो रोकड़ खाता इसलिए बनाने के लिए बोला है नहीं तो हम वो बनाएंगे नहीं। हमें बोला है प्रबंधकर्ता खाता, तो वही बनाएंगे, और लोन खाता। लेकिन आपको एक खाता जो है कंपलसरी में है, वो है पुनः मूल्यांकन खाता। रीजन ये है कि जब वो छोड़ के जाए या उसकी मृत्यु हो, दोनों ही केस में हमें ये जानना जरूरी है कि जब वो जा रहा है तो उस समय हमारे व्यवसाय में जो संपत्तियां हो, दायित्व है, उनकी क्या कीमत है। तभी उसके अनुसार जो फायदा या नुकसान होगा हम सामने वाले को दे सकेंगे। क्लियर है इतना? तो स्टार्ट करते हैं, समायोजन एक एक करके सॉल्व करते हैं।
सबसे पहला सवाल लिखा हुआ है ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 करना है। क्या लिखा है? ख्याति का मूल्यांकन 1,20,000 करना है। अभी ध्यान से सुनिएगा, सवाल में बोला है जो ख्याति है उसकी कीमत कितनी है? 1,20,000। अब ये जो ख्याति है वो सबकी है। क्या है? वो सबकी है। तो हम यहाँ पे बस अभी ये लिख देते हैं ख्याति का मूल्यांकन। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, नीचे नहीं मैं बाजू में लिख देता हूँ। क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे? ख्याति। ख्याति कितना है? 1,20,000। क्लियर है इतना? अभी देखो ये जो ख्याति है ये किसकी है? पेढ़ी की है। तो मैं बाजू में लिख देता हूँ पेढ़ी। पेढ़ी का मतलब होता है सबकी है। हमें छोड़ के कौन जा रहा है? तो हमें छोड़ के जा रहा है वी। कौन छोड़ के जा रहा है? वी। तो हमें जानना है कि वी का हिस्सा कितना हो, क्योंकि हमें उसी को बस चुकाना है, बाकियों को नहीं चुकाना है। तो हम कैसे निकालेंगे हिस्सा? तो इसके पहले बहुत सारी क्लासेस में हमने देखा है कैसे निकालना होता है। फिलहाल इसमें हम क्या करेंगे? 3, 2, 5 और 1, 6। टोटल कितना होगा यहाँ पे? 6 होगा। और हमें निकालना है वी का हिस्सा। क्या निकालना है? वी का हिस्सा। किसमें? ख्याति में। तो कैसे निकालेंगे? 1,20,000 गुणे कितना है? 2 है। तो 1,20,000 गुणे 2 भागे 6। तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। और ये कितने 4 जीरो हो जाएंगे? 20,000। तो 20 दूना 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40,000। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ख्याति है वो हमें कितना चुकाना है? वी को हमें ख्याति के तौर पे चुकाना है 40,000 रुपए। क्लियर है? अब ये पैसा देगा कौन? वो तो जब हमें पता चलेगा लाभ का अनुपात तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल पहला समायोजन जितना हो सकता था हमने कर दिया। चलते हैं अभी नेक्स्ट समायोजन पे। नेक्स्ट समायोजन में बोला है ई और एम का लाभानी का नया प्रमाण कितना रखा गया है? 2:1। तो अच्छी बात है, हमें नया प्रमाण ऑलरेडी दे दिया गया है। तो चलते हैं हम अभी अपना आगे का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नया प्रमाण। क्या लिखेंगे यहाँ पे? नया प्रमाण। तो नया प्रमाण कितना दिया हुआ है? 2:1। यानी टोटल कितना होगा? 3 होगा। क्लियर है इतना? अब ध्यान से समझना, सवाल में हमें पुराना दिया है, हमें नया दिया है, और हमें जरूरत है लाभ की। हमें जरूरत क्यों है लाभ की? क्योंकि हमें ख्याति का बंटवारा करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? लाभ बराबर नया माइनस पुराना। क्या बताया है? लाभ बराबर नया माइनस पुराना। तो नया कितना है? तो नया देखोगे तो 2 है। कितना है नया? 2 है। तो इसका 2, लेकिन टोटल कितना है? 3। तो 2/3 माइनस पुराना कितना? 3 है, लेकिन टोटल कितना? 6। तो -3/6। ये किसका है? ये है ई का। उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे वी का। तो वी का नया कितना है? 1/3। और पुराना कितना है? पुराना है 1/6। क्लियर है? तो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब आपको याद होगा हमने पिछले कई क्लासेस में पढ़ा है कि दोनों का डिवाइड वाला अगर सेम ना हो तो हमें क्या करना है? हमारे पास एलसीएम है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, और तीसरा मैंने बताया था पहाड़ा। आपको 1 से 20 तक पहाड़ा आना चाहिए। 1 से 20 तक अगर आपको पहाड़ा आता है, हालांकि अभी ऐसा मत सोचना कि सर पहाड़ा पढ़ने बैठे हम लोग, नहीं, जरूरी है भाई। अब कहीं भी जाओगे तो पहाड़ा आपको काम आता ही है। टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या काम करना है वो देखो। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। यहाँ पे कितना है? 6 है और यहाँ पे 3 है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि यहाँ पे भी 6 हो जाए? तो कॉमन सी बात है, 3 गुना 6 होता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? 2 से गुणा कर देंगे। लेकिन इसका तरीका क्या है? 2 से गुणा करना, 2 से डिवाइड करना। सेम उसी तरह से हमें 2 से गुणा और 2 से डिवाइड करना। इसका जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एक्चुअल में सॉल्यूशन क्या मिलेगा? 2 दूनी 4 और -3/6। और 2 एक कम 2 -1/6। यानी ये मिलेगा 4 में से 3 गया तो 1/6, 2 में से 1 गया तो 1/6। क्लियर है? यानी कि हमें क्या मिलेगा? लाभ का प्रमाण बराबर 1:1। क्या मिलेगा? 1:1, यानी समान। देखो ना, 1/6 1/6 मतलब क्या मिलेगा? 1:1। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1:1। क्लियर है इतना? अब करना क्या है? ये जो v का हिस्सा है उसको चुकाएगा कौन? ई और एम। कौन चुकाएंगे? ई और एम। जो बचे हैं वही ना, बचा कौन है? ई और एम बचे, तो ये दोनों चुकाएंगे। कौन से प्रमाण में? समान अनुपात में। तो देखो जिसको पैसा मिलेगा उसकी पूंजी क्या होगी? बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी के। अब पूंजी लिखेंगे कि क्या लिखेंगे वो समझो, क्योंकि सवाल में हमें क्लियरली बोला है प्रबंधकर्ता का खाता बनाना है, और वी की तो मृत्यु हो चुकी है, तो वी को हम पैसा नहीं देंगे। हम पैसा किसको देंगे वो ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमने बनाया है उसका प्रबंधकर्ता का खाता। क्या बनाया है? प्रबंधकर्ता का खाता। यानी ये पैसा किसको मिलेगा? उसके प्रबंधकर्ता को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वी के प्रबंधकर्ता खाते जमा। उसको कितने पैसे मिलने वाले हैं? 40,000 रुपए मिलने वाले हैं। क्लियर है? ये पैसा देगा कौन? ये पैसा देंगे ई और एम। ठीक है? क्या लिखेंगे? ई और एम। तो वो तो अपने पूंजी में से देंगे ना भाई, इनका थोड़ी प्रबंध करता है, क्योंकि इनकी मृत्यु तो हुई नहीं है। तो ई और एम की पूंजी खाते उधार कितने से? तो ये 20,000 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। अब क्वेश्चन है ये 20,000 क्यों हो गया? क्योंकि समान आया था हमारा आंसर। यहाँ पे देखोगे तो हमारा अनुपात क्या था? समान आया था। क्लियर है? इसलिए 40,000 को हम क्या कर देंगे? 20-20 भाग में बांट देंगे।
क्लियर है इतना। अब इसकी एंट्री कैसे करोगे तो वो समझो। देखो ई और एम की पूंजी उधार है, तो हमने ध्यान दिया होगा तो कहीं भी पूंजी खाता नहीं बनाया है, और सवाल में हमें बोला भी नहीं है, हमें सवाल में क्लियरली बोला है प्रबंधकर्ता खाता और लोन खाता बनाने के लिए। तो हमने बस क्या बनाया, प्रबंधकर्ता का खाता और लोन का खाता, तो हमें वो तो बनाना है नहीं, तो यानी ई और एम की एंट्री करनी नहीं है। तो बचा क्या, बचा हमारा सिर्फ एम, सॉरी वी, हमारा क्या बचा, सिर्फ वी, और वी के प्रबंधकर्ता के खाते का जमा, मतलब खाते का हो रहा है मतलब जमा हो रहा है, तो हमें उसके जमा में एंट्री करनी है। तो जमा में कैसे, जो उसको 40,000 मिल रहे हैं उसको दो तरह से मिलेंगे, यानी एक 20,000 देगा और दूसरा भी कितना देगा, 20,000 देगा। ये जो 20,000 दे रहा है पहला, वो कौन दे रहा है, ई दे रहा है, दूसरा 20,000 कौन दे रहा है, एम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एम और ई और एम के पूंजी खाते। क्लियर है, थोड़ा क्लियरिटी के लिए बस क्या लिख देना ब्रैकेट में, ख्याति। तो क्या रहेगा, इससे आपको जब दोबारा आप कभी देखोगे तो आपको याद रहेगा ये पैसा किस चीज का मिला है, ख्याति का मिला है। क्लियर है इतना। तो ये था हमारा ख्याति वाला एंट्री, यानी समायोजन नंबर 2। अब बढ़ते हैं तीसरे समायोजन पे। तीसरा समायोजन क्या लिखा है कि वी को मृत्यु की तारीख तक का, ध्यान से सुनना, वी को मृत्यु की तारीख तक का लाभ हानि में भाग गत वर्ष के लाभ या हानि के आधार पर देना। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, सवाल में ये बोला है कि जो वी की मृत्यु हो गई है, चलो हो गई है कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं, जो होना था वो हो चुका है, हम टाल नहीं सकते उस चीज को, लेकिन क्या बोला है कि वी को मृत्यु की तारीख तक, जब तक वो काम किया है, क्लियरली बोला ना, उसकी तारीख तक लाभ हानि में भाग कैसे देना है, गत वर्ष के लाभ या हानि के आधार पर। क्लियर है, यानी जब तक उसने काम किया है तब तक का हमें क्या देना है, लाभ या हानि में हिस्सा देना है, पर वो भी कैसे देना है, पिछले साल के आधार पर, क्योंकि इस साल तो भी ज्यादा काम हुआ नहीं है, तो इस वजह से नहीं दिया है। अगर कुछ होता तो वो देते, नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, जो जानकारी दिया उसी के आधार पर, तो कैसे करना है, पिछले साल के लाभ के आधार पर। अब इसकी गणना कैसे करोगे, तो ये गणना मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो अब हमें ये पता करना है कि पिछले साल का लाभ या हानि क्या था, तो पिछले साल का लाभ या हानि कैसे पता चलेगा, तो ये जो हमें तलपट दिया हुआ होता है, ठीक है, ये जो तलपट हमें दिया होता है कब का है, 31/3/16 का। कब का है ये, 31/3/16 का। अगर इसको ध्यान दोगे तो ये 31/3/16 का नहीं है, ये है 1/4 से लेके 31/3 तक का है, मतलब पूरे साल भर का हिसाब होने के बाद साल के अंतिम दिन का पड़ाव होता है। क्लियर है, और अगर ये 31/3/16 है तो ये शुरू कब हुआ होगा, ये शुरू हुआ होगा 1/4/15 से 31/3/16 तक, और हमारा जो साल है वो कब है, 1/10/16, मतलब ये हुआ कि ये खत्म कब होता, 31/3/17 को खत्म होता। क्लियर है, इसलिए गत वर्ष हमारा क्या बन जाएगा, यही साल है जो दिया हुआ है जानकारी, ये हमारा पूरा गत वर्ष का ही दिया हुआ है। क्लियर है, ये हमारा क्या दिया, पूरा गत वर्ष का ही दिया है। तो अगर ये पूरा गत वर्ष का दिया तो इसमें ढूंढो कहीं लाभ या हानि दिख रहा है तुम्हें, देखो। तो अगर जमा पक्ष में यानी पूंजीदायित्व पक्ष में देखो तो यहाँ पे देखो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर संपत्ति लेना में दिखोगे तो तुम्हें लास्ट में दिखेगा लाभ हानि खाता। क्या दिखेगा, लाभ हानि खाता, और यहाँ पे दिख रहा है 42,000 रुपए। अब आपको पता होगा कि अगर पूंजीदायित्व पक्ष में लिखा होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं लाभ, लेकिन संपत्ति लेना पक्ष में लिखा मतलब ये इसका शेष कौन सा है, उधार शेष है, और उधार शेष नॉर्मली क्या होता है, उधार शेष होता है नॉर्मली हानि। क्लियर है, उधार से नॉर्मली क्या होता है, हानि, मतलब ये हमें क्या दिया हुआ है, ये हमें हानि दिया हुआ है। तो सीधी सी बात है भाई, बोला ना लाभ हानि में भाग, तो अब ऐसा नहीं है कि वो मर गया तो हम अपने मतलब हमें इतना दुख है कि हम उसको लाभ दे देंगे, भाई जब हुआ ही नहीं था तो हम कहाँ से देते, तो जो हुआ है उसको वो सहना पड़ेगा, वो उसको मिलेगा। तो टोटल लाभ कितना हुआ है, सॉरी हानि कितना हुआ है, 42,000 रुपए। क्लियर है, टोटल हानि कितना हुआ है, 42,000, ये पिछले साल का है। क्लियर है, और पिछले साल या मैं पिछला वर्ष बोलता हूँ। क्लियर है, तो बोले गत वर्ष, तो गत वर्ष का मतलब होता है 12 महीना। क्या होता है गत वर्ष का मतलब, 12 महीना, ध्यान से समझिएगा बात को। इसका मतलब ये कितने महीने का है, 12 महीने का है, लेकिन सवाल में बोला है उसकी मृत्यु की तारीख तक, तो उसकी मृत्यु कब हुई है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूँ। उसकी मृत्यु हुई है 1/10/16 को, उसकी मृत्यु कब हुई है, 1/10/16 को, और व्यवसाय कब शुरू हुआ होगा, व्यवसाय शुरू होगा 1/4/16 को। कब शुरू हुआ होगा, 1/4/16, यानी 1/4/16 का व्यवसाय शुरू हुआ था, और 1/10/2016 तक उसने काम किया। तो सवाल है कितने महीने काम किए, तो अब देखोगे तो चौथा पूरा, पांचवा पूरा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, नौवां पूरा, 10वां शुरू हुआ था, यानी टोटल उसने कितने महीने काम किए थे, 6 महीने। क्लियर है, उसने कितने महीने काम किए थे, टोटल 6 महीने। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल हमें उसको कितना देना है, 6 महीने का ही हिसाब देना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलकुलेशन में हो जाएगा 42,000 गुणे 6/12। पहला पॉइंट क्लियर है, ये पूरे वर्ष का था तो मैंने 6 महीने में कन्वर्ट कर दिया। अभी एक बात और समझना, ये जो 42,000 है ये किसका है, ये सबका है, इसका अकेले का नहीं है, किसका, ये
सबका है, और सबका होने का मतलब हुआ कि सबका अनुपात क्या है, 3-2-1 है। पर इसका कितना है, इसका तो सिर्फ 2 है ना, तो उसको उतना ही हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ पे गुणे 2 भागे क्या कर दोगे 6, 6 क्यों है टोटल है और 2 इसका हिस्सा है। तो ये कैलकुलेशन कर लो तो कितना आ रहा है, तो ये कैलकुलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 42,000 गुणे 6/12 फिर गुणे 2/6, यानी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7,000। कितना आ जाएगा ये 7,000, ये 6 कट गया, 2 छक्का 12, 2 और ये 7×42, सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ उसको 7,000 रुपए देना है, पर ये 7,000 रुपए क्या है, हानि है। क्लियर है, ये 7,000 रुपए क्या है, हानि है। कैसे पता चला, अगर इधर हानि है तो इधर भी तो हानि ही आने वाला है ना। क्लियर है इतना। अगर हम हानि किसी को देंगे, चाहे वो प्रबंधकर्ता का खाता हो चाहे वो खुद हो, तो हानि तो हमें क्या होगा, उसकी पूंजी घटेगी और प्रबंधकर्ता का पैसा घटेगा। तो पैसा घटे मतलब कहा जाएगा, इसके उधार में आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हम एंट्री कैसे करोगे, देखो रकम तो है 7,000, ये तो कंफर्म है, पर ये 7,000 जो है वो हम क्या नाम लिखेंगे, तो हम नाम क्या लिखते हैं वही आपको याद रखना है। नाम लिखना होता है लाभ हानि उचित खाता। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि आपको एमसीक्यू में भी सवाल बन सकता है। ठीक है, तो इसके मैं बाजू में एमसीक्यू लिख देता हूं, क्योंकि आप लोग है ना याद नहीं रखोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 1 एमसीक्यू बन सकता है। सवाल पता क्या बनता है, सवाल ये बनता है, यदि किसी साझेदार की वर्ष दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसे अतिरिक्त लाभ जो है वो किस खाते से दिया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा वो किस खाते से दिया जाता है, लाभ हानि उचित खाता। क्लियर है इतना। अब सवाल ये है सर लाभ हानि उचित खाता क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखो अब उसकी मृत्यु हो गई है बीच में, ध्यान से देखना इधर, उसकी मृत्यु 1/10/16 को हो गई है, और हम वर्ष का जो हिसाब है वो कब करते हैं, साल के अंत में। जब हम साल के अंत में करते हैं तो एंट्री हम कहाँ लिखते हैं, हमारे पास जो खाते उसमें यानी लाभानी खाते में लिखते हैं। लेकिन अभी हम लिख नहीं सकते, क्योंकि अभी बीच में तो लाभानी खाता बनाएंगे नहीं। अब ऐसा थोड़ी कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो हम जो काम लास्ट में करते थे, मतलब अंत में होता वर्ष के, वो वर्ष के बीच में शुरू कर देंगे, नहीं, जो जो प्रोसीजर है वही फॉलो करेंगे। बस इतना है कि जो उसको पैसा देना है अभी वो डाउटफुल है क्या करे, तो इसीलिए हमने क्या नाम लिख दिया है, उचित खाता। हमने क्या नाम लिख दिया, उचित खाता। क्लियर है। जब लास्ट में खाता बनाएंगे, यानी जब व्यवसाय का हिसाब होगा, तो ये उचित खाता चला जाएगा लाभानी खाते में, यानी इसको क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है इतना, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आगा। मैंने पूरी कोशिश की पूरा डिटेल में समझाने की। इसके जो नोट्स बनाए हैं मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन, उसको लिख लेना। ठीक है, क्लियर है इतना। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। अब अगला पॉइंट क्या, देखो फर्स्ट कंप्लीट पूरा, सेकंड भी पूरा कंप्लीट, थर्ड भी पूरा कंप्लीट। अब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में लिखा है देनदारों पर 10% डूबत ऋण अनामत रखना है। क्या बोला है, देनदारों पर 10% डूबत ऋण अनामत रखना है। तो इस पॉइंट को ध्यान से देखना, 10% डूबत ऋण अनामत रखना है। तो हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास देनदार कितने के हैं, तो हमारे पास है देनदार 80,000 के। तो 80,000 का जब हम 10% सॉल्व करते हैं तो ये आता है 8,000 रुपए। कितना आता है, 8,000 रुपए। ध्यान से समझिएगा इस बात को, कितना आएगा, 8,000 रुपए आएगा। लेकिन अब ये 8,000 का अगर डूबत ऋण अनामत बना रहे हो तो देनदार तुम्हारा क्या होगा, कम होगा, और देनदार के कम होने का मतलब ये हुआ कि तुम्हारा क्या होगा, नुकसान होगा। क्लियर है इतना। हम नुकसान कहा लेते हैं, पुनः मूल्यांकन के उधार में। लेकिन जैसे ही आप ये पॉइंट्स लिखते हो तो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आप थोड़ा जांच पड़ताल कर लो। तो जांच पड़ताल करने का मतलब क्या है, अगर आप सवाल में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक डूबत ऋण अनामत दिख रहा है। उम्मीद करता हूं कि डूबत ऋण अनामत आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा है ना डूबत ऋण अनामत, और कितने का दिख रहा है, ये 6,000 रुपए का दिख रहा है। क्लियर है। तो अब इसकी एंट्री कैसे करोगे, सेम वही प्रोसीजर जो हमने पीछे किया था। क्या किया था कि हमने, हमारा जो नया डूबत ऋण है वो कितने का है, 8,000 रुपए। क्लियर है, हमारा जो नया डूबत ऋण है वो कितने का है, 8,000 का, और पुराना वाला ऑलरेडी कितने का है, 6,000 का है। जब पुराना वाला ऑलरेडी 6 का है तो 8 में से 6 कवर हो जाएगा। तो एक्चुअली में हमें नया डूबत ऋण के तौर पर नुकसान कितना हो रहा है, हमें सिर्फ 2,000 का, क्योंकि 6 तो पहले भी रखना ही था, अब नया 8 बोल दिया है तो 6 तो पहले से था, बस अब हमें 2 ऐड कर देना है। तो हमें नुकसान कितना हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है सिर्फ 2,000 रुपए का। तो हम यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डूबत ऋण अनामत। क्या लिखेंगे, डूबत ऋण अनामत। और कितने का नुकसान हो रहा है, तो हमें सिर्फ नुकसान हो रहा है 2,000 रुपए का। तो हम यहाँ पे सिर्फ कितना लिखेंगे, 2,000 रुपए लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आया, बात क्लियर है। अब ये जब हो गया और आधी छुट्टा बोला नहीं, इसलिए हमें सेकंड एंट्री करने का टेंशन नहीं लेना, बस इतना ही ध्यान देना है। अब अगले पे चलते हैं। अगला है जमीन मकान की कीमत 10% अधिक गिननी है। क्या बोला है, जमीन मकान की कीमत 10% अधिक गिननी है। ओके, तो अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। जमीन मकान कितने का है अपने पास, तो जमीन मकान है अपने पास 2 लाख रुपए का। कितने का है,
2 लाख का, तो 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000 रुपए होता है। अधिक यानी फायदा, ज्यादा लिख रहे हो ना तो फायदा मतलब पुनः मूल्यांकन की जमा में। तो हम यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे? जमीन, मकान और रकम कितना? तो रकम है 20,000 रुपए। जो है फायदा हो रहा है वही हमें लिख देना है 20,000 रुपए। क्लियर है इतना? बात समझ में आया? अब चलते हैं अगले पॉइंट पे और अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगले पॉइंट पे लिखा है कि वी को 1,000, अब यहाँ पे जो जो हो चुका है उस पर टिक कर दे रहा हूं मैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आगे लिखा है वी को 1,000 रुपए प्रति मास वेतन भुगतान पात्र है। सवाल में क्या बोला है कि वी को 1,000 रुपए देना है, कितना? वो भी प्रति मास देना है। चलो ठीक है, उसको भाई देना होता है, सही बात है, पर सवाल में अगर आप देखोगे तो वो तो मर चुका है, बेचारे की मृत्यु हो गई है। कितना महीना वो काम करके मरा है? तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन में बता दिया, 6 महीना काम करके मरा है। इसका मतलब ये उसको वेतन भी कितना देना है? 6 महीने का ही देना है। और प्रति मास कितना है? 1,000 रुपए है, तो 1,000 गुणे कितना कर देना है? 6 कर दोगे, तो ये कितना वेतन देना है उसको? 6,000 रुपए। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि इसको वेतन कितना चुकाना है? 6,000 रुपए चुकाना है। तो ये हमारा छठा पॉइंट है। अब इसको लिखोगे कैसे? तो ये समझो, सबसे पहले जब व्यवसाय उसको 6,000 रुपए चुकाएगी तो व्यवसाय का क्या होगा? नुकसान होगा, क्योंकि सही सीधी सी बात है, नया पैसा चुकाना पड़ रहा है तो क्या होगा? नुकसान। और नुकसान हम कहा लिखेंगे? पुनः मूल्यांकन के उधार में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वेतन। किसका वेतन है? वी का। और रकम कितना है? तो वो मैंने गणना करके दिखा दिया, 1,000 गुणे 6, यानी कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। क्लियर है? और जब वी को पैसे मिलेंगे, किसको? वी को जब पैसे मिलेंगे तो वो पैसे कहाँ मिलेंगे उसको? ये प्रबंधकर्ता के जमा साइड में। यानी आपको याद ही होगा वैसे भी कि हम जब पूंजी लिखते तो भी जमा में ही लिखते थे, तो यहाँ पे भी कहाँ लिखोगे? जमा साइड में लिखोगे। और यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे वेतन। और रकम कितना लिखोगे? 6,000 रुपए। कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी ऊपर समझा दिया है। बात समझ में आया? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, यानी ये भी डन। अब 7वां नंबर पॉइंट, 7वें नंबर में क्या बोला है? वी के प्रबंधकर्ता को तुरंत 45,000 चुका देने हैं। क्या बोला है? वी के प्रबंधकर्ता को तुरंत 45,000 रुपए चुका देना है। चलो ठीक है, चुका देते हैं। तो जब हम 45,000 रुपए तुरंत चुकाएंगे तो रोजनामचा क्या बनता है? आपको पता है, जब पैसे चुकाते हैं तो रोजनामचा बनता है रोकड़ खाते जमा। यानी पैसा जा रहा है इसलिए रोकड़ खाते क्या होगा? जमा। किसको पैसा जा रहा है? प्रबंधकर्ता को। तो वी के प्रबंधकर्ता खाते उधार। ये मैं रोजनामचा आपको इसलिए लिखकर बताता हूं कि अगर मन में कहीं भी थोड़ा बड़ा डाउट रह जाता हो तो ये रोजनामचे की वजह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? सॉरी, अब ध्यान से सुनना। तो जो भी थोड़ा मोड़ा डाउट रहेगा वो आपको रोजनामचे की मदद से क्लियर हो जाता है। तो इसलिए इन चीजों को याद रखना है कि अगर आपको भी थोड़ी बहुत तकलीफ हो ना, तो आप रोजनामचे का सहारा लो। और वैसे भी आप अभी इस एज में हो कि आप इन सब चीजों को टाइम दे सकते हो, सीख सकते हो, क्योंकि जब आप आगे जाओगे ना तो ये सारी चीजें आपको मुंह जबानी होनी चाहिए, मतलब दिमाग, सवाल पढ़ो तुरंत आंसर निकलना चाहिए। तो तभी होगा जब आप अभी प्रैक्टिस कर लोगे बढ़िया से। ठीक है, तो चलो, तो वी के प्रबंधकर्ता खाते क्या होगा? उधार। तो ये रहा प्रबंधकर्ता खाता और उसके उधार में एंट्री जाएगी। तो उधार में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे रोकड़ खाते, क्योंकि पैसा हम दे रहे हैं ना। यहाँ पे लिखेंगे रोकड़ खाते। कितना पैसा दे रहे हैं हम उसको? 45,000 रुपए। तो यहां लिख देंगे 45,000 रुपए। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में लिखा है बाकी रकम 2 समान वार्षिक हफ्तों में वार्षिक 10% के ब्याज के साथ चुकानी है। अब बोला है बाकी का पैसा जो अलग से बचने वाला है, ध्यान से सुनना। अब जो पैसा बचेगा वो क्या करना है? उसको 2 समान वार्षिक हफ्तों में चुकाना है। और वो भी कैसे? वार्षिक 10% ब्याज ब्याज के साथ। क्लियर है? तो ये हमें कब पता चलेगा कि बाकी का रकम है कितना? जब हम पूरा सवाल सॉल्व कर लेंगे तब पता चलेगा। ये बाकी का रकम कब निकलेगा? जब हम सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो चलते हैं पहले पूरा सवाल सॉल्व करते हैं, यानी इसको अभी पेंडिंग में रखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट में। अभी आगे बढ़ते हैं। ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, बस ये वाला बाकी, इसलिए मैंने लास्ट लिख दिया है। अब अगला काम क्या होगा? अगला काम होगा कि आर्थिक चिट्ठा हमें क्या करना है? कॉपी पेस्ट करना है। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए हमने नया आर्थिक चिट्ठा तो बनाया नहीं है। चलो वेरी गुड, नहीं बनाया तो टेंशन नहीं। तो करना क्या है? तो हमें बस इतना करना है कि जिन चीजों का बंटवारा होता था पहले, उन्हीं चीजों को वापस बांटना है और खत्म करके हमें ये वी को विदा कर देना है। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पूंजी का। तो पूंजी का वी कितना है? मतलब सॉरी, वी का पूंजी कितना है? 1,20,000 रुपए। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे वी के प्रबंधकर्ता में, यहाँ पे क्या लिख देंगे? शेष। शेष कितना दिया है? वी का पूंजी कितना दिया है? तो 1,20,000 रुपए, वो हम लिख देंगे 1,20,000 रुपए। क्लियर है इतना? फिर आगे बढ़ेंगे, ऊपर चलेंगे धीरे धीरे।
और अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है विनियोग अनामत। क्या है अगला पॉइंट? विनियोग अनामत। तो विनियोग अनामत में जैसे ही बांटने जाता हूं, अब देखो सीधी सी बात है, तुम इतने नासमझ नहीं हो या ऐसे नहीं हो कि तुम एक ही आंख से देखोगे आधा सवाल देखोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम सवाल देखोगे तो दोनों नजरों से देखोगे और सवाल पूरा देखोगे। बात समझे? सॉरी फॉर इस लैंग्वेज के लिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आंखें है वो है। तो बेसिकली क्या है कि आप सवाल देखोगे तो पूरा ही सवाल देखोगे। ओके, तो अब हमें करना क्या है, जब हम सवाल यहाँ पे देखेंगे, नजर दौड़ाएंगे, मैं भी जैसे देखा मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे मैं विनियोग अनामत लिखता हूँ, इसके बाजू में मुझे एक विनियोग दिख रहा है और आपको पता है ये इसी से जुड़ा हुआ है, और ब्रैकेट में बाजार कीमत भी दिख रही है। हम सवाल इतनी बार पढ़ चुके तो हमें ये नजर तो गया ही होगा ना, इसलिए मैंने बोल दिया था। बाकी अगर किसी को, देखो भाई मैं नहीं चाहता किसी को हर्ट हो, तो उसके लिए मैं पहले सॉरी बोल दे रहा हूँ। ठीक है, कोई टारगेट नहीं था मेरा ऐसा कुछ कहना का। चलो अभी यहाँ पे देखो बाजार कीमत कितना है, 26,000 रुपए, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 30,000। अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। विनियोग में कीमत कितनी है, 30,000 रुपए, पर बाजार में कितनी कीमत है, सिर्फ 26,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बाजार कीमत पे दर्शाते तो हमें क्या होगा, 4,000 का नुकसान। क्या होगा हमें, 4,000 रुपए का नुकसान। क्लियर है इतना? पर हमने पढ़ा है कि जब ऐसे पॉइंट आते हैं, क्लियर है, जब ऐसे पॉइंट आते हैं, ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ कि ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा था, पूरा खराब कर रहा था सो। तो जब हमें पूरा पैसा बांटेंगे, क्लियर है, जब ये पूरा पैसा हम बांटने जाएंगे तो हम चेक करेंगे भाई 30 में से 26 ही वो बच रहा है, यानी 4,000 का क्या हो रहा है, 4,000 का हो रहा है नुकसान। क्लियर है, 4,000 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो जो ये 4,000 का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम कहां से करेंगे, इस रकम में से करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखो। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारे पास है कितना, 10,000 रुपए, है ना, देखो 10,000 है ना, उसमें से 4 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो अब हमें बचेगा कितना, तो अब हमें बचेगा सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए। क्लियर है, यानी हमें कितना बचेगा, 6,000 रुपए। और ये जो 6,000 रुपए बचेगा ये किसका होगा, तीनों का, ई का भी, वी का भी और एन का भी। क्लियर है, हमें तो चाहिए सिर्फ वी का, तो वी का हिस्सा कितना, 2 है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं और लिखते हैं विनियोग अनामत। क्या लिखेंगे, विनियोग, तो सॉरी यहाँ नहीं लिखना है, प्रबंधकर्ता के खातर, हाँ ये प्रबंधकर्ता है, ये विनियोग अनामत। रकम कितना लिखोगे, तो 6,000 बचा है, जिसमें से वी का हिस्सा है 2 और टोटल है 6। तो 6 कम 6 यानी 2,000 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना बचेगा, 2,000 रुपए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2,000 रुपए। क्लियर है इतना? फिर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट है डूबत ऋण अनामत। डूबत ऋण अनामत का ऑलरेडी इंतजाम हो चुका है। फिर अगला है प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड दायित्व पक्ष में लिखना होता है, वो लिख देना, अगर बनाने की जरूरत है नहीं, बनाने के लिए नहीं बोला इसलिए हम बनाए नहीं है। फिर अगला है कारीगर लाभ भाग फंड, ये भी कहाँ चला जाएगा, दायित्व में चला जाएगा। फिर अगला है लेनदार, ये भी कहाँ चला जाएगा, दायित्व में। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, अगर होता तो वहीं जाता ना, बस इसी वजह से। फिर उसके बाद संपत्ति पक्ष में, संपत्ति पक्ष में सबसे पहले क्या दिया है, तो सबसे पहले दिया हुआ है ख्याति। क्या दिया है, ख्याति। तो ख्याति जैसे हम बांटते थे क्रॉस करके, वही क्रॉस करके यहाँ पे बांटना है, बस पूंजी के उधार के बदले में प्रबंधकर्ता के उधार में हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिखते हैं ख्याति। ओके, अब ख्याति की कीमत कितनी है, तो ख्याति की कीमत अगर देखने जाओगे तो 24,000 रुपए। कितनी है, 24,000 रुपए, यहाँ पे देख लो 24,000 है। और ये जो 24,000 है ये सबका है, इसका हिस्सा कितना है, तो 24,000 गुणे 2/6, यानी 6 चौक 24 और 4 दूनी 8,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका हिस्सा कितना, 8,000, हाँ इसका हिस्सा कितना है, 8,000 रुपए। क्लियर है, एक बार कैलकुलेट करके आप देख लेना, 24,000 गुणे 2/6, क्लियर है, 8,000 रुपए। अब आगे बढ़ते हैं और ऊपर देखते हैं। अगला है जमीन मकान। तो जमीन मकान हमें क्या करना है, जमीन मकान में संपत्ति पक्ष में, यंत्र संपत्ति पक्ष में, देनदार संपत्ति पक्ष में, विनियोग का काम हो चुका है और ये भी संपत्ति में चला जाएगा। अगला है रोकड़। रोकड़ का, रोकड़ खाता बनाने के लिए बोलना नहीं है तो डायरेक्टली संपत्ति में लिख सकते हो, अगर बोल देगा तो रोकड़ खाता में लिखना पड़ेगा। उसके बाद अगला है लाभ हानि खाता। अब लाभ हानि खाता क्या करेंगे, हम लाभ हानि को बांट लेते हैं। अब देखो कुछ के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर अभी कुछ देर पहले आपने हमें ये पॉइंट नंबर 3 में लाभ हानि को बंटवाया ही था, जो वहां पे बंटवा दिया है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, जब उस लाभानी को बंटवा दिया तो दोबारा क्यों बांटोगे। तो बच्चों ध्यान से समझना इस बात को, ये जो हमने यहाँ पर बांटा था, ये पॉइंट नंबर 3 में जो हमने कैलकुलेट किया था, ये जो पॉइंट नंबर 3 में कैलकुलेट किया था, बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ये था इस साल के लिए। देखो लिखा था ना कि उसकी मृत्यु की तारीख, तो लाभानी भाग में गत वर्ष के लाभ के आधार पर उससे हिस्सा दे रहा था, तो हमने इस साल कितना पैसा उसको मिलेगा पिछले के आधार पर वो हमने दिया था। लेकिन क्या इसका बंटवारा किया पूरे 42 का, बिल्कुल नहीं, हमने पिछले साल को नहीं बांटा है, हमने पिछले साल को आधार लेके इस साल का पैसा दिया है। जैसे कि ऐसे समझो, पिछले साल किसी बच्चे के अकाउंट में, मान लो जैसे तुम 12वीं में हो, पिछले साल किसी बच्चे के अकाउंट में 80 नंबर आए थे, ठीक है, तो 80 के आधार इस साल रेशियो बना
70 नंबर का, तो आपको इस साल का 70 बता दिया तो पिछले का भी 80 तो देना पड़ेगा ना, वैसा। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे वही बात है, तो पिछले साल का 42 है तो वो भी हमें बांटना है। तो ये जो है 42 है ये सबका है, इसका हिस्सा कितना हो जाएगा 2/6। तो यहाँ पे मैं नहीं लिखता हूँ, मैं सीधा यहाँ पे बांट देता हूँ। सेम वही करना है, इधर है तो क्रॉस में चला जाएगा, क्रॉस में यानी कि इसके उधार में। तो यहाँ पे नाम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे लाभ हानि खाता। क्लियर है? रकम कितना है 42,000 रुपए। इस 42 में से इसका हिस्सा कितना है 2/6। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाए 7 दूनी 14,000 रुपए हो जाए। कितना हो जाएगा 7 दूनी 14,000 रुपए। क्लियर है इतना? बात समझ में आया? तो ये था आपका पूरा आर्थिक छट्टा का सॉल्यूशन और ये था पूरा आपका समायोजन का सॉल्यूशन। लेकिन अभी एक बाकी है, लोन वाला बाकी है, तो लोन वाला सबसे लास्ट में ही करना है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अब इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या है, इतना हो जाने के बाद जो हम पहले करते थे वही काम हम सबसे पहले क्या बंद करेंगे, हम सबसे पहले बंद करेंगे पुनः मूल्यांकन खाता। तो पुनः मूल्यांकन खाता बंद करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ रहा है डिफरेंस, यहाँ पे मतलब ये टोटल है 20,000 रुपए, तो यहाँ पे भी टोटल कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो यहाँ पे 6 दून 8 ही हो रहा है, तो 6 दो 8 हो रहा है, बचा बीच का डिफरेंस कितना 12,000 रुपए। तो ये 12,000 रुपए आपका क्या हो जाएगा, तो 12,000 रुपए आपका हो जाएगा लाभ। क्या हो जाएगा आपका लाभ। और ये पैसे जाते कहाँ है नॉर्मली, पूंजी खाते में। कहाँ जाते हैं, पूंजी खाते। किसके किसके में जाएगा, EVM। कौन से अनुपात में, 3:2:1। तो 12,000 भागे 6 करोगे तो 3 दूनी 6,000 हो जाएगा, फिर 4,000 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। और इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला काम क्या करना है, ये जो V को 4,000 रुपए मिल रहे हैं उसके हिस्से में लिख दो, बाकी का वहीं पे पड़ा रहने दो। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः मूल्यांकन खाता। क्या लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन खाता। कितना रुपए लिखोगे 4,000 रुपए। कितना लिखोगे 4,000 रुपए। क्लियर है इतना? अब हम क्या करेंगे, इस खाते को भी बंद करेंगे। क्या करेंगे, इस खाते को भी बंद करेंगे। अब इसको करना क्या है वो समझो। अब इसमें जो लास्ट लाइन बोला है ना उसका इंपॉर्टेंस आगे यहाँ पे सवाल में बोला है कि बाकी की जो रकम है 2 समान वार्षिक हफ्तों में देनी है, पर उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि भाई लोन हो कितना रहा है। क्या जानना जरूरी है कि लोन कितना निकल रहा है। तो लोन कितना निकल रहा है वो जानने के लिए हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो कैसे करोगे, आप जमा पक्ष का देख लो, ज्यादा एंट्री है तो सीधे बात टोटल इधर का ज्यादा होगा, और वैसे भी डायरेक्टली 1,20,000 दिख रहा है, इधर कम होगा। तो आप क्या करो, जमा पक्ष का पहले टोटल कर लो। तो मैं जमा पक्ष का चलो टोटल कर लेता हूँ। जमा पक्ष का मैं टोटल करता हूँ 1,20,000, फिर 20,000, फिर 20,000, फिर 6,000, फिर 2,000 और फिर 4,000। तो ये आ रहा है 1,72,000 रुपए। कितना आ रहा है 1,72,000 रुपए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ दोनों पक्ष में 1,72,000 रुपए, 1,72,000 रुपए, और यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1,72,000 रुपए। अब जो बीच का डिफरेंस होगा, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, लिख देंगे लोन के तौर पे, लोन खाते। क्या लिख देंगे, लोन खाते। पर पूरा नाम क्या लिखोगे, यहाँ पे पूरा नाम लिखोगे वी के लोन खाते, क्योंकि पैसा किसके हिस्से में जा रहा है, वी के। तो ये प्रबंधकर्ता के, तो चाहे वो लिख सकते हो या सिर्फ लोन खाते लिख सकते हो। ओके, चलो अब कितना डिफरेंस आएगा वो देख लो। तो 1,72 में से ऊपर वाले सारे माइनस कर दो, तो -8,000 रुपए, -14,000 रुपए, सॉरी पहले 7 माइनस करते फिर 14, 7,000 रुपए, फिर 45,000 रुपए, और फिर 14,000 रुपए। ये आ रहा है आपका 98,000 रुपए। कितना आ रहा है 98,000 रुपए, नहीं आना चाहिए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकेंड। हाँ देखो यहाँ पे मेरा जो डिफरेंस आ रहा है वो 98 आ रहा है। क्लियर है, कितना आ रहा है मेरा 98। लेकिन यहाँ पे देखो कैसा है कि अगर आपके पास बुक्स होंगी और आप स्कूल में पढ़ रहे हो या कोचिंग में कभी, सॉरी कोचिंग तो आप नहीं जाओगे क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो, इसलिए कोचिंग तो नहीं जाओगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, टेंशन ऐसे ही बोल दिया मैंने। लेकिन जैसे क्या है कि अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो आपको पता होगा, एक मैंने भी टाइपिंग एरर जो है इसमें मैंने वो रेक्टिफाई करवाया था। बट ये जो ऑनलाइन में से मतलब जो बुक्स मिलती है ना, मैंने उसमें से ये स्क्रीनशॉट लिया था, तो उसमें मैं रेक्टिफाई करना भूल गया था। रेक्टिफाई क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। रेक्टिफाई ये करना है कि जो यहाँ पे 45,000 रुपए लिखा है ना, एक्चुअली में ये 43,000 रुपए है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे रेक्टिफाई करके मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कितना, 43,000 रुपए, ताकि जब ये आपके पास पीडीएफ पहुंचे ना तो आपको यही पता है कि भाई यहाँ पे कितना है, 43,000 रुपए ही है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर देता हूँ 43,000 रुपए। तो होगा क्या इससे, देखो जब यहाँ पे 43,000 रुपए होगा तो यहाँ पे जो हमने 45 लिखा है ये भी कितना हो जाएगा 43 है। ये जो पेमेंट हमने 45 किया वो कितना हो गया 43 हो गया। अभी ध्यान से सुनना, इसको हमने कितना पेमेंट किया 43,000, तो अगर 2,000 रुपए इधर कम हुआ तो 2,000 रुपए इधर बढ़ जाएगा। यानी कि जो एक्चुअल और फाइनल आंसर आएगा वो आपका कितना आएगा, वो आपका आएगा 1,00,000 रुपीज। कितना आएगा 1,00,000 रुपीज। क्योंकि मुझे ये आंसर याद था कि 1,00,000 रुपए आएगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन, ये सवाल मैंने लास्ट
बताया था, जब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कब बताया, 1.5-2 महीने के ऊपर हो गया, पर मुझे आंसर याद थे कि भाई इसका आंसर 1 लाख रुपए ही आना चाहिए। ओके, तो इसलिए मैंने जैसे 98 आया, मैंने बोला अरे ऐसे कैसे 90, तो मैंने इसलिए फटाफट बुक निकाल के चेक की और उसमें देखा मैंने, तो मैंने रेक्टिफाई किया हुआ है, बट यहाँ पे मैं करना भूल गया था। तो याद रखना कितना आएगा, 1 लाख रुपीज। अब इस 1 लाख रुपए का हमें करना क्या है वो ध्यान से सुना। 1 लाख रुपए को हमें 2 समान वार्षिक हफ्तों में चुकाना है, यही मेन टॉपिक है इस सवाल का। हालांकि इतना मैंने जो टाइम लिया है सवाल को एक्सप्लेन करने में, इसमें मैं आपको 2 टॉपिक समझा रहा हूं, ठीक है। इसमें 2 टॉपिक समझा रहा हूं, एक तो मृत्यु के समय कैलकुलेशन कैसे होता है, प्लस लोन कैसे होता है। इसलिए ये क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब लोन खाता कैसे बनाते हैं, तो लोन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है, पर लोन का जो मेन कैलकुलेशन है वो समझना जरूरी है। तो मैं लोन का कैलकुलेशन यहां से शुरू करता हूं, ठीक है। तो लोन का कैलकुलेशन कैसे समझोगे, इतने में हो जाएगा, हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन कैसे समझोगे, सबसे पहले उसकी मृत्यु कब हुई, 1/10/16 को, 1/10/16 को उसकी मृत्यु कब हुई, 1/10/16 को। अभी ध्यान से सुनना, उसकी मृत्यु कब हुई है, 1/10/16 को। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला पेमेंट होगा वो डेफिनेटली कब होगा, 1/10/17 को होगा। कब होगा, 1/10/17 को। ऐसा नहीं जिस दिन मरा उसी दिन पेमेंट करेंगे, 1/10 नहीं, हम 31/9 को भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 1/10 लिख देता हूँ, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो ये अभी इमोशन में नहीं बोलना कि सर यहाँ पे 1/10 क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, सिर्फ समझो बात को। 1/10 क्योंकि 2 साल में पे करना है, कब पे करना है, 2 वर्ष में, ठीक है। 2, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, 2 समान वार्षिक, ठीक है, हफ्ता। और हफ्ता भी कैसा है, समान है, प्लस ब्याज भी देना है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, 2 समान वार्षिक हफ्ता प्लस ब्याज। क्लियर है। पहला पेमेंट हम कब करेंगे, पहला पेमेंट करेंगे 1/10/17 को। पहला पेमेंट कब करेंगे, 1/10/17 को। तो थोड़ा ये मैं नीचे लिख देता हूं, कब पेमेंट करेंगे, 1/10/17 को। क्लियर है। फिर दूसरा पेमेंट हम कब करेंगे, दूसरा पेमेंट हम करेंगे 1/10/18 को। और सबसे बड़ी बात है, सवाल में बोला है 2 ही समान वार्षिक हफ्ते, तो 2 ही समान वार्षिक, देखो ये पहला साल और ये दूसरा साल। क्लियर है, ये हमारा पेमेंट का टाइम हो गया। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, पे करने वाले हैं। ओके, अब इसको आगे देखो थोड़ा। अब यहाँ पे करना क्या है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपके पास है कितने रुपए, 1 लाख रुपए है। तो जब ये 1 लाख रुपए आप जेब में रखकर निकले उसको पे करने के लिए, तो आपको पता है यहां तक पहुंचोगे तब पे करना पड़ेगा, इसके पहले तो पे कर नहीं सकते हो। लेकिन होगा क्या कि जब ये पैसा आप लेकर निकलते हो तो आपको पता है बीच में एक तारीख आएगी। क्या आएगी, बीच में एक तारीख आएगी, और उस तारीख का नाम है 31/3/2017। क्या नाम है, 31/3/2017। अभी ध्यान से सुनना, जब ये आप 1 लाख रुपए जेब में रख कर निकले, जैसे ही आगे ऐसे 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 से चल रहे थे, तो बीच में यहाँ पे आपको रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा, आपको इसलिए रुकना पड़ा कि आप यहाँ पे जब पे करते तो उस पेमेंट से पहले ये वाली तारीख आ गई। कौन सी वाली, 31/3/17। और ये कौन सा तारीख है, ये वो तारीख है जब हम अपना क्या बनाते हैं, वार्षिक हिसाब। क्या बनाते हैं, अपना वार्षिक हिसाब। तो जब हम अपना वार्षिक हिसाब बनाते हैं तो उस दिन हमें अकाउंट तो क्लोज करना ही पड़ेगा ना, इसी वजह से हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पे रुकना पड़ा। अकाउंट क्लोज किए, फिर पैसे लेकर आगे बढ़े, ठीक है। फिर जब 1/10/17 आया तो हमने क्या कर दिया, चुका दिया। क्लियर है इतना। फिर उसी तरह से हम पैसा लेकर आगे बढ़े, आगे बढ़ ही रहे थे 1/10/18 को, लेकिन उसके पहले आ गई हमारी 31/3/18। कौन सी तारीख आ गई, 31/3/18। क्लियर है इतना, यानी ये वाली तारीख से पहले ये। तब फिर से हम यहाँ पे क्या किए, रुक गए, और यहाँ पे रुकने के बाद फिर से हम पैसा लेके आगे बढ़े। बात समझ में आया, क्लियर है। ये पांचों तारीख समझ में आई। पहले मैंने क्या बोला, 1000 रुपए जेब से लेके निकले, ठीक है, 31/3/16 को अटके, 1/10/17 को पहुंचे, फिर 31/18 को अटके, फिर 31 ये 1/10/18 को पैसा चुका दिया। क्लियर है इतना, ये है तुम्हारा तारीख का खेल। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा समझो, अगर ध्यान दोगे, अब मैं थोड़ा पेन चेंज कर देता हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर दिखती रहे। अगर ध्यान से देखोगे तो इसके बीच में कितने महीने का गैप आ रहा है, इसके बीच में देखोगे तो 10 से लेके 31 तक, यानी 10 पूरा, 11 पूरा, 12 पूरा, ठीक है, फिर 1 2 और 3, यानी टोटल आ रहा है 6 महीना। क्लियर है। फिर और इसके बीच में देखोगे तो भी कितना आ रहा है, 6 महीना ही आ रहा है, 31 मार्च से, यानी अप्रैल पूरा, ठीक है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि अक्टूबर में तो पैसा दे ही देना है। तो अगर उसमें आ तो सेम इसमें भी वही होगा। इसमें भी यहाँ पे गैप कितना हो रहा है, 6 महीना, और इसके बीच में भी कितना हो रहा है, 6 महीना। क्लियर हुआ इतना, आप समझ में आया। अब ये क्यों मैं आपको बता रहा, ये एक तरह से समझ लो मेरा लोन ट्री है।
क्या है, लोन का जो कैलकुलेशन है ना वो ट्री है, लोन ट्री। इसका मैंने नाम क्या रखा है, लोन ट्री। अगर ये आप ट्री को समझ गए तो आपको सवाल समझना बहुत आसान होगा, इसलिए लोन ट्री को समझो। 1/10/16 को पैसा लेके निकले, 1/10/17 को पहला पेमेंट करोगे, दूसरा पेमेंट करोगे 1/10/18 को। लेकिन बीच में तारीख आने की वजह से आपको रुकना पड़ा, 2 बार रुकना पड़ेगा। एक बार 31/3/17 को रुकना पड़ेगा, एक बार 31/3/18 को। क्यों रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बनाते हैं अपना वार्षिक हिसाब। हम क्या बनाते हैं, अपना वार्षिक हिसाब, और जो भी हो जाए वार्षिक हिसाब को तो रुकना ही पड़ता है। ओके, क्लियर है। अब देखो, जब तुम जेब में पैसा लेकर निकले, पैसा कब लिए थे, 1 लाख रुपए, तो क्या उसी दिन ब्याज कैलकुलेट करोगे। तो याद रखना है, कभी भी जब हम लोन लेते हैं हम उसी दिन ब्याज नहीं चुकाते। ये 1780 वाला समय नहीं चल रहा है कि जब लोगे लाला, वो लाला तो है नहीं कि जब पैसा देगा तभी लोन काट लेगा, अरे ब्याज काट लेगा 1 महीने का, ऐसा नहीं है। तो ब्याज हम कब देते हैं, जब कुछ समय पूरा होता है तब। तो जैसे हम यहाँ पे पैसे लेके निकले थे, तो कुछ समय के बाद हमें यहाँ पे रुकना पड़ा। और यहाँ पे क्यों रुकना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे वार्षिक हिसाब हो रहा है। तो यहाँ पे रुकने पे हमने देखा कि ऑलरेडी हमारे 6 महीने हो चुके हैं। तो जब हमारे यहाँ पे 6 महीने कंप्लीट हो गए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहला कैलकुलेशन करेंगे, यानी पहला ब्याज की गणना। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा, 1 लाख रुपए देना है हमको, और ब्याज का दर कितना है, 10%। ब्याज का दर कितना है, 10%। तो 1 लाख रुपए है, 10% उसका ब्याज है, और चुकाना कितने का है, सिर्फ 6 महीने का। कैसे पता चला, क्योंकि अभी तक 6 ही महीना पूरा हुआ है। तो जब कैलकुलेशन करोगे तो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000 रुपए होगा। 6 महीने का कितना हो जाएगा, 5,000 रुपए। यानी जो पहला गणना किया तो उसमें ब्याज कितना आया है, उसमें ब्याज आया है 5,000 रुपए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, समझ में आया। अब पूरा पैसा लेकर निकले, पूरा जब पैसा लेकर निकले तो तारीख पहुंची 1/10/17 को, जिस दिन हमें चुकाना था। तो इस दिन भी 6 महीना पूरा हो रहा है, तो इस दिन पहले भी ब्याज की गणना करोगे। तो ब्याज की गणना किस पर करोगे, जो हमारी मेन रकम है, याद रखना मेन रकम पर ही करना है। तो सेम कैलकुलेशन करना है कि 1 लाख रुपए है हमारे पास, ब्याज हमें चुकाना है 10%, 6 महीने का ब्याज है, तो 6/12 हो जाएगा। ये भी फिर से क्या आया, 5,000 रुपए। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 5,000 रुपए ब्याज। क्लियर हुआ, इतना बात समझ में आया। अब उसके बाद पेमेंट भी तो करना इस दिन। तो पेमेंट कैसे करोगे, मैं 2 समान वार्षिक हफ्तों में बोला था ना। तो 2 समान वार्षिक हफ्ते का मतलब क्या हुआ वो देखो, 1 लाख रुपए है टोटल, 2 से भाग कर दो तो समान हफ्ता क्या निकल रहा है, 50,000 का हफ्ता निकल रहा है। यानी हमें हर हफ्ते में 50,000 तो देना ही है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 50,000 रुपए तो चुकाएंगे ही, लोन का, किसका, लोन का। क्लियर है। 50,000 रुपए लोन प्लस ये जो 5,000 रुपए वो, और ये 5,000 रुपए ये, यानी टोटल कितना चुकाओगे तुम, 60,000 रुपए चुकाओगे, 5 5 10,000 रुपए लेके। ठीक है, ये 10,000 रुपए ब्याज। इस तरह से तुमने कितना चुकाया, टोटल 60,000 रुपए। इतना क्लियर हुआ, बात समझे। अब उसके बाद क्या हुआ, जो बाकी के 50,000 बचे, क्योंकि 5,000 जो ब्याज था वो और ये वाला ब्याज दोनों चुका दिया, बचा कितना, 50,000 रुपए। क्लियर है। अब वो 50,000 रुपए लेके तुम क्या किए, फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिए। फिर से जैसे आगे बढ़ना शुरू कर दिए तो अगला स्टॉप फिर से वही आया, 31/3/18 का वार्षिक हिसाब वाला। अब तुम्हारे जेब में कितने पैसे पड़े हैं, सिर्फ 50,000 रुपए पड़े हैं। ध्यान से सुना, कितने पैसे पड़े हैं, 50,000 रुपए। कितने परसेंट ब्याज देने हैं, 10% देना है। कितने महीने का देना है, 6 महीने का देना है। सेम कैलकुलेशन। तो ये कितना आ जाएगा, 3,000 रुपए। इस बार भी ये 3,000 रुपए क्या आएगा, आपका ब्याज आएगा। 3,000 रुपए क्या होगा, ये ब्याज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,000 रुपए, ये क्या है, ब्याज। क्लियर है। फिर से 50,000 रुपए जेब में डाले और लेके आगे बढ़ने लगे। क्लियर है। तो जब लेके आगे बढ़े तो अब यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर भी है 50,000 रुपए। ये सेम वही कैलकुलेशन, 10% के हिसाब से, परसेंट लगाना भूल गया, रुक जाओ, 10% के हिसाब से 6 महीने का कितना हो जाएगा ये, तो ये भी हो जाएगा 3,000 रुपए। कितना हो जाएगा, 3,000 रुपए। क्या आएगा, आपका ब्याज। लेकिन आपको यहाँ पे पेमेंट भी करना है। तो पेमेंट कितना करना है, हफ्ता का। तो हफ्ता कितना बनता है आपका, यहाँ पे हफ्ता बनता है 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए है आपका लोन, प्लस 3 + 3 टोटल कितना है, 6,000 रुपए। 6,000 रुपए आपका क्या है, ब्याज। बात समझे, यानी 50,000 रुपए आप लोन का चुकाओगे और 6,000 रुपए ब्याज का चुकाओगे। यानी इस तरह से टोटल कितना चुकाओगे, यहाँ पे 56,000 रुपए। ये है देखो पूरा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मार्क्स आपको नहीं मिलता है, आपको कैलकुलेशन सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया। अब इस कैलकुलेशन का फायदा क्या है सर, इतना हम लोग माथा पच्ची के 10 मिनट लगा दिए, और इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा ये होगा, अगर आपको ये बात पता है कि लोन हमेशा क्या होता है, जमा। याद रखना, लोन हमेशा क्या होता है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लोन हमेशा क्या होता है, जमा। तो उसका ब्याज भी क्या होगा, जमा। क्लियर है। लोन हमेशा जमा, तो उसका ब्याज भी क्या होगा, जमा। तो चलते हैं कैलकुलेशन में करके आपको दिखाता हूं। देखो, पहला
स्टार्टिंग में लोन कब लेकर आए थे? 1/10/16 को। कब लेकर आए थे? 1/10/16 को। क्लियर है इतना? क्या लेकर आए थे? लोन। लोन कितना लेकर आए थे? यहाँ पे लेकर आए थे 1 लाख रुपए। ध्यान से देखना इसको। लोन कितना लेकर आए थे? 1 लाख रुपए। क्लियर है इतना? 1 लाख रुपए लेकर आए थे। फिर आगे बढ़े, ठीक है? क्या किया तुम? आगे बढ़े। लेकिन आगे जब बढ़ते तो उससे पहले हमारा वार्षिक हिसाब आ गया ना, तो वार्षिक हिसाब आने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? खाता को बंद करना पड़ेगा उसी समय। लेकिन हमने क्या किया है? कैलकुलेट किया है ब्याज। और तुम्हें पता है जो हमने ब्याज कैलकुलेट किया है उसकी एंट्री भी तो दिखानी पड़ेगी ना। तो एंट्री कैसे दिखाओगे? तुम्हें बताया मैंने, लोन जमा होता है तो ब्याज भी क्या होगा? जमा। यानी कि 31/3/2017 को हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लोन का ब्याज। कितना लिखेंगे? 5,000 रुपए। कितना लिखेंगे? 5,000 रुपए। अब हम खाता बंद करते हैं। तो जब हम खाता बंद करेंगे तो कुल कितने रुपए हो गए? कुल हो गए 1,05,000 रुपए। देखो डिफरेंस आएगा ना, मतलब टोटल आएगा ना 1,05,000 रुपए। इधर जीरो है तो डिफरेंस कितना आ गया? 1,05,000। ये आया पहला डिफरेंस। हम इसको क्या लिखते हैं? 31/3/17 क्या लिखेंगे? शेष आगे ले गए। क्लियर है? और यही अगले साल के लिए। अगला साल कौन सा है? 1/4/2017। अगला साल कौन सा? 1/4/2017, यानी इसके अगले तारीख वाला। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेष आगे लाए। कितना लाए? 1,05,000 रुपए। कैसे? 1 लाख मेन है और 5,000 ब्याज का है। यहाँ पे तुम देख सकते हो हमने कैलकुलेट किया था 1 लाख मेन था और 5,000 ब्याज का था, तो वो भी तो लेकर आगे बढ़ोगे ना। अब ऐसा तो है नहीं ब्याज कैलकुलेट करके वहीं पे छोड़ दोगे, तो ये भी लेकर बढ़ो। यानी टोटल है 1,05,000। तो कैलकुलेशन ब्याज पे कितना होगा? 1 लाख पे ही होगा। समझा? तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है? जब हम चुकाने गए 1/10 को, पर हम 1/10 को ही नहीं चुकाएंगे, उसके एक दिन पहले कैलकुलेशन किए होंगे। 30/9/17 को। कब की होगी कैलकुलेशन? 30/9/17 को। पहले हम ब्याज निकाले होंगे। क्लियर है? तो ब्याज हम जब निकालेंगे तो ये कितना आया था? 5,000 रुपए आया था। क्लियर है? अब हमने क्या किया? पेमेंट। देखो लोन खाता हमेशा क्या होता है? जमा। जब उसको चुकाओगे तो लोन क्या हो जाएगा? उधार। और रोकड़ खाते जमा। सिंपल से रोजनामचा की बेस पे याद रखो। रोकड़ खाते जमा होता है और लोन खाते क्या हो जाएगा? उधार। क्योंकि पैसा जा रहा है ना, तो जो पैसा जा रहा है, कितना पैसा गया है? तो यहाँ पे मैं उसका एंट्री बता दूं कितना पैसा गया है। तो हमने उसको आधा चुकाया। आधा मतलब 50,000 रुपए। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन मैंने किया है, सॉरी हमने यहाँ पे देखो कैलकुलेशन किया है। 50,000 रुपए मेन चुकाया और 10,000 रुपए ब्याज चुकाया। क्लियर है? यानी टोटल में 60,000 रुपए चुकाया है। तो 5,000 पहले ब्याज निकाला था, 5,000 अभी निकाला था, तो हमने उसको टोटल चुकाया 60,000 रुपए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तारीख है 30/9/17 को। हमने क्या चुकाया? पैसा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रोकड़ खाते। या रोकड़ खाते लिखो या बैंक। कैसे? तो ये है आपका 50,000 रुपए मेन है और 10,000 रुपए क्या है? ब्याज है। हालांकि ये पॉइंट मैंने कैलकुलेशन में दिखा दिया, तो आपको दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? तो ये था आपका ब्याज का चुकाना। फिर क्या हुआ? फिर अगले कैलकुलेशन में देखो। तो देखो अब गणना एंट्री कितनी हो रही है, तो मैं एंट्री वाला भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कितनी एंट्रियां होगी। तो देखो सबसे पहले पहले ये वाला शेष लिखे, ठीक है? फिर दूसरा कैलकुलेशन ये हुआ, तो देखो हुआ कि नहीं है? ऊपर चलो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं देखो लिख देता हूँ, ये पहला हुआ, फिर ये दूसरा हुआ, वही वाला है कि नहीं? फिर उसके बाद फिर ये देखो यहाँ पे तीसरा कैलकुलेशन हुआ। तो बोर्ड पे देखो, अरे सॉरी बोर्ड पे बोल रहा हूँ, मतलब स्क्रीन पे देखो। तो ये रहा दूसरा, सॉरी तीसरा। बाकी ये तो कॉपी पेस्ट है ना, तो कॉपी पेस्ट का नहीं बताने का भाई, कॉपी पेस्ट का नंबर नहीं याद रखने का। क्लियर है? फिर पेमेंट किया, तो ये रहा हमारा चौथा कैलकुलेशन। ओके, तो यहाँ पे देखो चौथा कैलकुलेशन किया है कि नहीं, उसी के नीचे देखो ये रहा चौथा कैलकुलेशन। क्लियर है? बात समझ में आया? उसके बाद जब हम लेकर आगे बढ़े तो साल खत्म हो रहा है ना, तो वो है हमारा पांचवा कैलकुलेशन। और ये इसी साल कर रहे हैं 31/3/18 को। बोर्ड पे देखो, सॉरी स्क्रीन पे देखो। तो यहाँ पे जो तारीख लिखोगे, तो यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन करेंगे तो कब करेंगे? 31/3/2018 को ही करेंगे। कब करेंगे? 31/3/2018 को। और यहाँ पे लिखेंगे ब्याज, और ब्याज की रकम कितनी होगी? 3,000 रुपए। कितनी होगी? 3,000 रुपए। कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। फिर चलो वो भी दिखा देता हूँ, ब्याज कितना? 3,000 रुपए। तो यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 5 है, तो ऊपर चलते हैं और हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई कौन सा कैलकुलेशन नंबर है? ये पॉइंट नंबर 5, ताकि आपको याद रहे। ओके, कैसे कैलकुलेशन किया वो मैंने वहां पे लिखा है। फिर अब अभी तो पैसा चुकाना नहीं है ना, तो अभी चुकाना नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अगले साल के लिए शेष आगे ले गए। तो 31/3/18 को जैसा मैंने कहा था कि आप डब्बे में डालोगे मतलब थैली लेके वापस निकल पड़ोगे, तो थैली लेके निकल पड़ोगे मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? शेष आगे ले
गए। क्लियर है? और यहाँ पे कितना हो जाएगा शेष लेकर जाने वाला, तो यहाँ पे मैं डिफरेंस आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, 1,05,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000, तो टोटल ये कितना होगा, देखो 1,05,000 प्लस 5,000 प्लस 3,000 यानी 1,13,000 कितना होगा, और यहाँ पे भी कितना होगा 1,13,000। इसमें से 60 हमने चुका दिया है, तो जो बीच का डिफरेंस आएगा वो इधर आएगा, कितना आएगा -60,000, तो ये आ जाएगा 53,000 रुपए। कितना आएगा 53,000 रुपए। अभी 53,000 रुपए क्या है, 50,000 रुपए मेन है और 3,000 का क्या है ब्याज। क्लियर है? 50,000 मेन है और 3,000 रुपए ब्याज है। क्लियर है? फिर यही अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, शेष आगे लाए। तो अगले साल का हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 1/4/2018 क्या लिखेंगे, शेष आगे लाए। क्या लिखेंगे, 53,000 रुपए। रकम कैसे आया, वो ऊपर से कॉपी किया है। क्लियर है, इतना समझ में आया? देखो जो कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ शेष आगे लाए शेष आगे ले गए, मैं वहां पे कोई नंबर नहीं डाल रहा हूँ। क्लियर है इतना? अब देखो यहाँ पे आ जाओ, स्क्रीन पे देखो, 1/4/18 31/3/18 को हमने क्लोज किया, फिर वही पैसा लेकर आगे बढ़े, 1/10/18 को पहुंचे, फिर से पहले कैलकुलेशन किया फिर चुकाया। तो पहले कैलकुलेशन किया तो ये पॉइंट नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एंट्री नंबर 6 और ये हो जाएगा एंट्री नंबर 7। तो यहाँ पे बोर्ड पे देखो, मतलब स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्याज की कैलकुलेशन किया हमने, क्या किया कैलकुलेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/10/18 लोन का ब्याज या सिर्फ ब्याज, कितना कैलकुलेशन किया 3,000 रुपए, और वो मैंने आपको बता दिया है, कैलकुलेशन दिखा दिया है कि कैसे एंट्री और कैलकुलेशन हुआ है। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखते हैं 53,000 रुपए। अब हमें पेमेंट भी कर देना इसी तारीख को, 1/10 नहीं लिखते, हम क्या लिखेंगे 30/9, क्योंकि मैंने कहा ना एक दिन पहले का पेमेंट कैलकुलेशन होगा, तो 30/9। तो यहाँ पे भी हम चुका देंगे 30/9 को, यानी कि सितंबर को, और यहाँ पे लिखेंगे बैंक या रोकड़ खाते। क्या लिखेंगे, बैंक या रोकड़ खाते। हमने कितना चुकाया है, हमने चुकाया 50,000 रुपए मेन प्लस 6,000 रुपए ब्याज, क्योंकि 53 तो पहले ही था, 3 और हो गया तो 6,000 हो गया ना। तो टोटल हमने कितना चुकाया, 56,000 रुपए। कितना चुकाया हमने, 56,000 रुपए। फिर इसको अब क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो क्लोज करोगे तो इधर कितना, 53 3 56 हो रहा है, और इधर भी कितना हो रहा है, 56 हो रहा है। यानी इस तरह से हमारी जो एंट्री थी अकाउंट का लोन का था, वो पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बात समझ में आया? लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 टॉपिक समझाया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये लोन वाला खाता जो है तुम्हें क्लियरली समझ में आ गया होगा। और जो कैलकुलेशन है, ये वाला है ना, जो लोन ट्री मैंने बनाया है, ये आपको खास करके याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? दूसरा आपको याद रखना, लोन हमेशा जमा होता है तो ब्याज भी हमेशा क्या होगा, जमा होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी, समझ में आ गया। और कोई अगर डाउट रहता है, कोई भी अगर दिक्कत रहता है, कोई भी अगर प्रॉब्लम रहता है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हालांकि जितना मैंने एक्सप्लेनेशन किया, अगर आप इतना फॉलो कर ले तो एक बार शिद्दत से क्लास सारी देख लोगे, तो डेफिनेटली मैं आपको कहते हैं ना, स्टंप पे लिख के दे सकता, ठप्पा लगा के दे सकता कि आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। क्लियर है? फिर भी अगर दिक्कत होती तो मैं ठप्पा लगा के फंस जाऊंगा, मैं तो ठप्पा तो लगाऊंगा मैं, टेंशन, क्योंकि भरोसा है मुझे अपने आप पे भी और उन स्टूडेंट्स पे भी जो डेली बेसिस पे पढ़ेंगे, जो मेरी क्लास डेली बेसिस पे देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। आपको मैं 3 से 4 दिन का टाइम दूंगा, आप इसको बढ़िया से रिवाइज कर लेना, नोट्स बना लेना। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 3 से 4 दिन का मैं गैप लेके नोट्स बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास के लिए, फिर मैं आपको क्लास अपलोड कर दूंगा। क्लियर है इतना? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज समझ में आ गई। फिर भी अगर कोई दिक्कत है डेफिनेटली बता देना, और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये सारी पीडीएफ जो है वो कहाँ पे सेंड करूंगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।